हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th की फ़िज़िक्स। तो आज से हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। और 11th की मैंने कुछ वीडियोज़ डाली हुई हैं। अब मैं क्लास 12th की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न। ये एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से होगी और ये सारे बोर्डों को लेकर कवर करेगी। वो सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, उसके बाद यूपी बोर्ड हो या जितने भी ऑल स्टेट बोर्ड्स होते हैं, ये सारे बोर्डों को क्या होगा, कवर करेगी। तो जो फिजिक्स है, जो क्लास 12th की फिजिक्स है, वो दो पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। तो पार्ट फर्स्ट में हमें पूरा क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है और मैग्नेटिज्म पढ़ना है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, पार्ट फर्स्ट में पूरा कवर है। सेकेंड वाले में, पार्ट टू में क्या है, पार्ट टू में आपको लाइट के बारे में पढ़ना है और लास्ट में थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर आ जाएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज मैं पार्ट फर्स्ट शुरू करने वाला हूँ, जिसमें से पहला टॉपिक, पहली यूनिट अगर देखेंगे तो यूनिट में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, जिसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। जैसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर एक है कैपेसिटर चैप्टर है। ठीक है, ऐसे हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, गॉस लॉ भी आ जाएगा इसी में। तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो जो पहला चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें से पहला चैप्टर आने वाला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, आज हम ये टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है वो किसके अंडर में आता है, इसकी एक यूनिट देख लो। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर दो यूनिट्स आती हैं, इसको ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दूसरा आता है इलेक्ट्रो डायनामिक्स। ठीक है, ये आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज है वो चार्ज एट रेस्ट। चार्ज क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, मतलब रुका रहता है। रुके हुए चार्ज की पूरी कहानी हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, जैसे इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका गॉस लॉ। ठीक है, इसमें हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब सिंपली हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें चार्ज एट रेस्ट के बारे में होता है कि रुका हुआ चार्ज, दो रुके हुए चार्ज आपस में रखें, उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, रुके हुए चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, वो चार्ज एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, जो इसमें हमें पढ़ना है। कैपेसिटर के बारे में आएगा, ये भी आएगा, ये भी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होता है, चार्ज इन मोशन। इसमें चार्ज कैसा रहेगा, मोशन में, चार्ज मूव करेगा। यहाँ मोशन ऑफ चार्ज की बात होगी, इस पूरी यूनिट में मोशन ऑफ चार्ज की बात होगी। ठीक है, जिसमें आपका टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक करंट के बाद ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म। वैसे मैग्नेटिज्म जानते हो, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसके बाद अल्टरनेटिव करंट, एसी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें क्या है, पढ़ने स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारी एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आज हम इसको शुरू करेंगे। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये आज हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज हम इसको शुरू करते हैं। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, इजीली पॉज करके आप नोट कर ले, बाकी हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, तो अब हम पहली चीज शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कोई भी मैटर है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आता है, कैसी चीज़ है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर के अंदर की जो प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो उसमें पहले से मौजूद है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब आप ये सवाल नहीं कर सकते कि चार्ज कहाँ से आता है, वो उसमें मौजूद है। जैसे मास क्या है, वो भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि चार्ज क्या है,
ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये क्या है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। चार्ज का सिंबल क्या है, ये सब आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। सिंबल इसका क्यू होता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, कूलाम हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसकी ये कैसी क्वांटिटी है, ये बहुत पूछा जाता है। कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये सब हम चीज़ें जानते हैं। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो 2 तरह के चार्ज हमें देखने में मिलते हैं। हमें पता है, हम क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं कि चार्ज 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। और ये भी हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, मतलब लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर। ये सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ये सब बेसिक है, ये सब आपको पता होगा। ये बेसिक चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। अब उसके बाद अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ नोट करने। अच्छा, 1-2 चीज़ें मैं और समझा देता हूँ, इसी में 1-2 चीज़ें और आप समझ लें। जो चार्ज है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। जो चार्ज है वो हमेशा कहाँ से आता है, मास से आता है। अगर किसी भी बॉडी के पास मास है तो उसके पास चार्ज होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास मास हो। ठीक है, याद रखना है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज कहाँ से आता है, मास से आता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद चार्ज और मास में भी कुछ डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको देख लो, चार्ज और मास में डिफरेंस क्या क्या है, इसको समझा देता हूँ। तो चार्ज और मास में डिफरेंस, एक तरफ हम लिख लेते चार्ज और एक तरफ हम लिख लेते मास। ठीक है ना, तो इसका कुछ डिफरेंस है वो देख लेते हैं। मास कर बदल लूँ जरा। ठीक है, तो हमें पता है कि चार्ज क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। मास ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ठीक है, याद रखना है कि चार्ज 2 तरह के आपको मिलेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। और जो मास होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, चार्ज क्या रहता है, चार्ज 2 तरह के मिलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और मास क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद जो चार्ज है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, उसकी अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, तो जो चार्ज पार्टिकल की पहले स्पीड थी, मतलब जो वैल्यू पहले थी, स्पीड बढ़ाने के बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी। मतलब स्पीड बढ़ाने पर चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, उसको आपने 100 की स्पीड से चला दिया, तो जो रुके हुए चार्ज में 2 कूलाम वैल्यू, तो वही चलते स्पीड 100 किलोमीटर करने के बाद भी उतनी ही वैल्यू रहेगी, चेंज नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है, जो चार्ज की वैल्यू है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करती। आप स्पीड से चलाएं या ना चलाएं, चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। अच्छा, मास डिपेंड अपॉन स्पीड, ये याद रखना है। मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपने कोई भी मास वाली बॉडी है, कोई भी मैटर है, उसको अगर आपने स्पीड से चला दिया तो उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आइंस्टीन ने इसका फार्मूला भी दिया है कि m बराबर m0 अंडर रूट 1 - v² अपॉन c², जिसमें से m क्या है, m0 क्या है, ये है रेस्ट मास, और ये m क्या है, एक्चुअल मास। एक्चुअल मास, ठीक है, ये होता है, ये हमें ध्यान रखना फार्मूला। तो मास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा यूनिट है, एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको समझ लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, सीखते जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी आगे हम बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी नई चीज़ें हम सीखने वाले। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब आप हेडिंग डाल लें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
इसको हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन चार्ज क्या होता है, जो बेसिक डिफिनेशन जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, वही सेम डिफिनेशन है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. Charge can neither be created nor destroyed. It can only be transferred. ठीक है, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ये हमें पता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस चार्ज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में चला जाता है। अब उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ले जाने की क्या तरीके हैं वो भी हम देखेंगे, वेज ऑफ चार्जिंग। अच्छा, इसकी एक और डिफिनेशन उसको भी समझ लें। एक और इसकी डिफिनेशन होती है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का, कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ना चार्ज अंदर से बाहर आए ना बाहर से अंदर, ठीक है, द टोटल चार्ज, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट है। कैसे, इसको समझ लें। जैसे मान लेते हैं ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर मैंने कोई एक रैंडम चार्ज ले लिया, मान लो 4 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये माइनस का 2 माइक्रोकुलम और ये माइनस का 1 माइक्रोकुलम चार्ज है। फिर एक आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे हमने चार्ज दे दिया माइनस का 3 माइक्रोकुलम चार्ज, ठीक है, प्लस का 2 माइक्रोकुलम चार्ज, और एक ये तीसरा जिसमें हमने पूछा इस पे चार्ज कितना होगा। ठीक है ना, ये हमने पूछा इस पे कितना होगा। तो सिंपली हमें कितना निकालना है, यहाँ पे देख लो कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पे देख लो कितना चार्ज है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है 4, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 1, और इक्वल रहेगा, मतलब दोनों का आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है कांस्टेंट रहता है, तो जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही चार्ज इसमें होगा। ठीक है, उसके बाद Q1 डैश की वैल्यू कितनी, माइनस का 3, Q2 की वैल्यू है प्लस का 2, और इसकी हो जाएगी Q3 हमें निकालना। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और प्लस का 4, मतलब प्लस का 1 बच जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2, कितना बचेगा इधर, माइनस का 1 और प्लस Q3, -1 उठ के इधर चला आएगा, तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 2 कूलम चार्ज। अब देखो अगर यहाँ पे प्लस का 2 कूलम चार्ज है, अब देखो ऐड करो, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, प्लस का 1 कूलम चार्ज आएगा। यहाँ पे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, देखो 2 2 4 और -3, यहाँ पे प्लस आया। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों तरफ देखो चार्ज कांस्टेंट है कि नहीं। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम आना, जितना चार्ज यहाँ पे उतना ही चार्ज यहाँ पे है कि नहीं है। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो नोट करना तो नोट कर सकते हैं, फिर इसको आगे देखते हैं। ठीक है, फिर आगे आता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में देखें। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently charge on 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वह छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंट रहता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, उस छोटे से छोटे चार्ज कहते हैं। वो चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कहा जाता है, जो इंडिपेंडेंट रहता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज।
ठीक है, तो ये फंडामेंटल चार्ज होता है। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद दूसरी देखो, क्वांटाइजेशन का अगर आपको मतलब ना समझ में आ रहा हो तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, कोई चीज़ फिक्स अमाउंट में कितनी अवेलेबल है उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा इसी में आता है, दूसरी चीज़ आता है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज हमेशा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो चार्ज है हमेशा किस पर एग्जिस्ट करेगा, जो फंडामेंटल चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब जो चार्ज की वैल्यू आप हमेशा देखोगे तो चार्ज की वैल्यू हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डॉट 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 एन इलेक्ट्रॉन, या -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डॉट डॉट माइनस एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो Q बराबर प्लस माइनस एन ही आ जाएगा। Q क्या है, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीग्रल मल्टीपल में है देखो सब, और एन क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल चार्ज, इसकी वैल्यू हमें पता है। कभी भी चार्ज की वैल्यू 1.2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 2.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ना तो पॉइंट में होगी ना फ्रैक्शन में, हमेशा कैसी होगी, इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल होगी फंडामेंटल चार्ज की। ठीक है, तो कभी भी चार्ज की वैल्यू आपको ऐसे नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं इसमें, इसका एक न्यूमेरिकल्स कराते हैं, बढ़िया एक न्यूमेरिकल्स देख लो इसका।